तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुनिए, सीडीपी का हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये सभी क्वेश्चन बताते 30 का 30 क्वेश्चन पहले पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप कमेंट करिएगा, लास्ट में पूछेंगे आपसे कि आप 30 में कितना सही कर दिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा होता है। बालक का जो विकास होता है फ्रेंड्स, वह किस क्षेत्रों में बटा होता है। बालक का विकास किस किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। चलिए कमेंट करिए पहला का सही जवाब क्या होगा। बालक का जो विकास होता है किन क्षेत्रों में बटा होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे सी वाला पढ़िए, देखिए शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, ये संवेगात्मक लिखा हुआ है, ठीक है जी, संवेगात्मक ये लिखा हुआ है। गामक विकास और सामाजिक विकास होता है। एक नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। लास्ट में 30 में से बताइएगा कि आप कितना सही कर दिए। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैर की ओर होता है। कमेंट करिए, या कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास जो है दिशात्मक है, जो सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा का कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत। 2 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। जो लोग भी 2 का ए लगा दिए सही जवाब है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राघव जब शिशु था उसे माता पिता के सहने से वंचित रहना पड़ा, ठीक है। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। तीसरा का कमेंट करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर आपको क्या लग रहा है। देखिए जो बड़ा क्वेश्चन होगा ना उसमें आप टाइम लेना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर पहले को आप खुद आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है वह क्या कहलाता है। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, वह खेल जो बच्चों को दूसरों को विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है वह क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं, कल्पनाशीलता वाला खेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पनाशीलता वाला खेल। 4 नंबर क्वेश्चन का एक हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे। कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये किस में आता है। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नियम एक समान प्रकार से लागू होना चाहिए। सभी के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि भी इनका पालन करिए। किस में आएगा। तो फ्रेंड्स ये पता है किस में आता है, ये किस में आता है, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का उन्मुखीकरण। 5 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर फ्रेंड 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अपने लंबे मगर चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उससे ज़्यादा नींबू पानी दिया। उनकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पिता को उससे गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा और वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है। देखिए फ्रेंड्स समझाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक लंबे मगर चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा कर। देखिए फ्रेंड्स एक लंबा गिलास है, एक लंबा गिलास है फ्रेंड्स, वहीं पर जो है ना वहीं पर एक चौड़ा गिलास है। देखिए ये दोनों में जो है फ्रेंड्स पानी सेम ही आता है, जितना पानी इसमें आता है उतना पानी इसमें भी आता है। लेकिन फ्रेंड्स किसी को अगर लगता है ना बच्चा को कि इसमें लंबा में ही सिर्फ ज़्यादा पानी आएगा, इसमें पानी कम आता है, तो इसी सोच को क्या कहते हैं, हम पहले भी समझा चुके हैं। इसी सोच को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे कहते हैं केंद्रीयकरण कहते हैं, ठीक है। उसको लगता है ना कि सिर्फ लंबा ग्लास में ही ज़्यादा पानी आएगा, चौड़े में नहीं पानी आता है, इसको कहते हैं केंद्रीयकरण। और ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर।
चलिए, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, फलतः तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। कमेंट करिए। तो क्वेश्चन बोला गया पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट करिए। तो चलिए 7वां का आंसर बताइए। तो आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक चरण में होता है कि बच्चे जो होता है वो वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। सहपाठी सहयोग कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया। फ्रेंड्स कमेंट करिए 10वां का सही जवाब। चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स इसे क्या बोलते हैं, अंतः व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है अपने, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स अपने अनुभव को, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं है, ठीक है जी, इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब पढ़िए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में वह प्रवीण है। वह इसको अच्छे से पढ़ भी लेती है और अच्छे से लिख भी लेती है। उसके विद्यालय में अनुदेश का माध्यम हिंदी है। विद्यालय में जो भाषा चलता है वह हिंदी है। वह जानती है गुजराती, लेकिन फ्रेंड्स वह जो है ना विद्यालय में फ्रेंड्स उसका हिंदी भाषा है, वह भाषा नहीं जानती है, वह यह भाषा नहीं जानती है, मतलब वह हिंदी भाषा नहीं जानती है जो स्कूल में चलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक बच्चा जो है वो गुजराती जानता, अच्छे से पढ़ भी लेता, लिख भी लेता, लेकिन स्कूल में क्या चलता है, हिंदी चलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, 11 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका बी वाला पढ़िए। तो बी वाला पढ़िए आराम से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देख सकते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। 12, जेंडर क्या होता है जी, बताइए जेंडर क्या है। जेंडर क्या होता है, जेंडर क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो जेंडर जो होता है सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होता है। 12 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, तर्क में देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य बेहतर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य बेहतर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना। पृथक करना में क्या होता है, अलग करना, मतलब बच्चों को फ्रेंड्स आप अलग कर दें क्या, नहीं, ये वाला कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन का सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए सही है और गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी बच्चों को पृथक नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है, क्या नहीं पूछ रहा है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। ठीक है, कमेंट करिए 14 नंबर क्वेश्चन का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी आसान क्वेश्चन है, एकदम अलग यहाँ पे आंसर दिख रहा है। दंड और पुरस्कार पर ध्यान, कभी भी बच्चा को ना दंड देना है और पुरस्कार पर ध्यान देना भी एकदम बिल्कुल गलत है। तो यही फ्रेंड्स नहीं करना, आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। ठीक है जी, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ को आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या कहलाता है। 15 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर। चलिए
तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, एक लाइक भी कर देना है, एक लाइक आप सभी को कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को क्या करना चाहिए? 16 का कमेंट करिए। तो एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को फ्रेंड्स क्या करना चाहिए? आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए। आंसर यहाँ पे बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 17। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? कमेंट करिए। तो अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? 17 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन ए पढ़िए, विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, नहीं। सी पढ़िए, योग्यता आधारित समूह बनाने के लिए, फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा, समूह नहीं बनाना है। डी पढ़ते हैं, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला, एक विद्यार्थी जिसे ADHD है, ठीक है, को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली होती है? एक विद्यार्थी है जिसे ADHD है, को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा सबसे प्रभावशाली होती है? 18 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स 18 का कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे बी वाला पढ़िए फ्रेंड्स, बी वाला आंसर क्या दिया गया है? कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार समय कार्य करते हैं। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार के बुद्धि का वर्गीकरण में है? क्वेश्चन बोला गया ना, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करना, बस इतना पढ़िए, अधिक अपसारी चिंतन करना कौन सा बुद्धि होगा जी? तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का सी वाला हो जाएगा, सृजनात्मक बुद्धि होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? 20 का कमेंट करिए। तो वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? 20 का कमेंट करिए। उसे पढ़ने और लिखने में दिक्कत आती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों के बारे में कौन सा सही दिया गया है? 21 का बताइए, बच्चों के बारे में कौन सा सही है? बच्चों के बारे में कौन सा सही दिया गया? ऑप्शन पढ़ते देखिए, पहला पढ़ते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, ये सही है जी, ये तो सही दिया गया। ठीक है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, बिल्कुल सही जवाब है, सक्रिय बच्चा हमेशा होता है। तीसरा पढ़िए, बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम, बच्चे वयस्क की तरह उनसे कम नहीं सोचते हैं, 3 वाला कट जाएगा। चौथा, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। फ्रेंड्स ये भी सही है। 1 2 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में देखिए 1 2 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 22 नंबर। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 22 का बताइए। तो विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए आंसर। 22 का आंसर क्या होगा? त्रुटियों का विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, बच्चों की सोच चिंतन को समझना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं 30 नंबर। चलिए, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? कमेंट करिए। तो अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? 30 का बताइए आंसर। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? पहला पढ़िए, मनोवैज्ञानिक विकारकों से, बिल्कुल ये सही है। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, ये भी सही है। विद्यालय से संबंधित कारकों से, ये भी सही है। अध्यापक से संबंधित कारकों से, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सब हो जाएगा, डी वाला है। 1 2 3 4 सभी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को त्यौहार के
मनाने के, अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका एग्जाम्पल है? देखिए फिर से पढ़ते हैं। कक्षा में जो है क्लासरूम में विद्यार्थियों के जो फेस्टिवल होता है उसके बारे में बच्चों द्वारा मतलब बोलना कि अनुभव साझा करिए, ठीक है। बच्चों को अपना अनुभव साझा करने का मौका देना चाहिए। इससे क्या होता है या किसका एग्जाम्पल है बताइए 24 का आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इसे कहते हैं सामाजिक रचनावाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसा होना चाहिए? कमेंट करिए तो। पाठ्यपुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसा होना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पढ़िए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये सही जवाब है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। ये हुआ क्या? फिर से क्वेश्चन पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, पाठ्यपुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसा होना चाहिए? फिर से फ्रेंड्स ऑप्शन को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों के विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। क्या फ्रेंड्स हर 3 महीने और बच्चा का जो सिलेबस हो तो उसको बढ़ा देंगे? ये भी नहीं होगा। डी पढ़िए। परीक्षाओं के लिए सीखने पर सिर्फ परीक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाएंगे? ये भी गलत हो गया। आंसर यहाँ पे सी है। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। आंसर यहाँ पे सी हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है स्मृति विषयक युक्ति कौन सी होती है? कमेंट करिए 26 का आंसर। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं है, पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधारते हैं। अब पढ़िए। अनुज कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाती है, ठीक है जी। अनुज जो है ना कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाती है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित करने के एकदम बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करेगी? 27 का बताइए, 27 का बताइए तो। 27 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बताइए, विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के बाद एकदम बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता है। यह युक्ति किसे समुन्नत करेगी? 27 का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? पढ़ते हैं। रटकर सीखना, रटकर सीखना। ये तो फ्रेंड्स एकदम गलत हो गया, एकदम नहीं होगा फ्रेंड्स। रटकर सिखाना नहीं है बच्चों को। दृष्टिकोण जानना हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन ये भी हो जाएगा। खोजबीन ये भी हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 2, 3, 4 है, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 4। देख लीजिए यहाँ पे डी में दिया गया था। आगे चलते हैं, कथन करने वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या है। कारण, अधिगम अर्थपूर्ण हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। सही विकल्प कौन सा लग रहा है आपको? सही विकल्प कौन सा लग रहा है? देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते। 29 नंबर, एक विद्यार्थी अलीजा जिसे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है, परीक्षा में असफल होने के लिए किससे जिम्मेदार ठहराएगी? 29 का बताइए। एक विद्यार्थी अलीजा है जिसे परिस्थिति पर पूरा का पूरा नियंत्रण है, परीक्षा में असफल होने के लिए किससे जिम्मेदार ठहराएगी? 29 का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा उसकी योग्यता में कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए? फ्रेंड 30 का बताइए। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी वाला हो जाएगा।
बच्चों को जिज्ञासा को प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी वाला। 30 में से आप कितना सही कर दिया और क्लास कैसा लगा कमेंट करिए। चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक आपको कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।